Hello friends, welcome to DCS Learning. So finally the wait is over. Now we can see the syllabus and question pattern for CUET. Okay, जो पहले जिसको CUCET बोला जाता था, पहले जिस एग्ज़ाम को CUCET बोला जाता था, अभी इसको CUET बोला जाएगा. ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. पहले ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अभी इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET. पहले सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं आते थे, लेकिन अभी ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं. इस वीडियो में हम लोग इस एग्ज़ाम का जो CUET होगा, जो फर्स्ट एवर CUET होगा 2022 में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए. दोज एस्पिरेंट who want to apply for postgraduate program, they are requested to wait for a week. Okay, within a week they will get the perfect notice related to their entrance. ओके, तो ये जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी बहुत जल्दी आ जाएगा. मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो बीएड होता है, ठीक है, 2 ईयर बीएड एंड जो एमएड होता है 2 ईयर एमएड, ये सब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आते हैं. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. तो इसमें जो डिस्कस करेंगे, ये सब हम लोग इस वीडियो में इंटीग्रेटेड बीएड और अदर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे. बीएड विल भी पोस्ट ग्रेजुएट होगा. तो यहाँ पे आप देख लो, जो भी बीएड और एमएड के एस्पिरेंट वो भी इस वीडियो को देख सकते हो, पैटर्न जानने के लिए कैसे होने वाला है. एक्सपेक्टेड पैटर्न तो मैं बता दूंगा थोड़ा, लेकिन जो एग्जैक्ट ऑफिशियल पैटर्न होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा जब बीएड का आ जाएगा. ठीक है, इसमें हम लोग यूजी का डिस्कस करते हैं. सो सी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इज एस्टैब्लिश बाय व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके, ये पहले MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है. यहाँ से 1 मार्क आपका जीके में आ सकता है. ठीक है, जीके और करंट अफेयर भी इसको बोल सकते हो. मैं इसीलिए यहाँ पे क्लियर बोल रहा हूँ सब कुछ. ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया. इसको क्या बोलते थे पहले? MHRD बोलते थे. ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, A national testing agency has been entrusted the responsibility of conducting the undergraduate entrance test for all central university. ठीक है, all CU के लिए ये करेगा इस 2022-23. CUET will provide a single window opportunity. मैं सब कुछ आपको समझा रहा हूँ. CUET में क्या होगा? आपको एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस कंट्री. जैसे हम लोग RI में एक ही एग्ज़ाम देते थे, कॉमन एंट्रेंस होता था RIC, और हम लोग जो है एक ही एग्ज़ाम में हम लोग सारे ऑल इंडिया के एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते थे, और उसमें जो अपना जोन होता था वो सिलेक्ट करते थे. उसके साथ ऑल इंडिया के बच्चे RI मैसूर चूज कर पाते थे. ठीक है, तो RI से मतलब ये जो RI का जो पैटर्न था लगभग उस तरह का है, लेकिन RI से बेहतर पैटर्न है, क्योंकि RI में क्या होता है, आप पर्टिकुलर अपने रीजन में ही दे पाते हो, लेकिन ये जो है इसमें आप ऑल इंडिया का कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मिलेगा स्टूडेंट को, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अक्रॉस द कंट्री आप अप्लाई कर सकते हो. एक ही एग्जाम देखिए, एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, एक ही एग्जाम देखिए आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो. कैसे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. द एस्पिरेंट हु डिजायर टू अपीयर द टेस्ट मे रेफर टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ द डिजायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी. देखो, हर एक यूनिवर्सिटी का ना अलग अलग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा. जब आता रहेगा ना, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पेशली जहाँ पे हमको हमारा जो इंटीग्रेटेड बीएड और इंटीग्रेटेड BA BSc बीएड और 2 ईयर बीएड एमएड ये सब होगा ना, उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा. क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है इस चैनल से हम लोग बीएड के लिए कैसे आप लोगों को इंटीग्रेटेड बीएड या 2 ईयर बीएड या एमएड मिल जाएगा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है, उसका मेरे चैनल का जो मेन मोटिव है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ. अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा. ठीक है, एग्जाम एक ही होगा, लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे सब में सेम नंबर ऑफ सीट्स, सेम ऑल कोर्सेज नहीं होंगे, तो वो सब हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अलग अलग करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट जो होगा उसमें हमको देखने के लिए मिलेगा. अब हम बात करते हैं CUET एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, हम CUET एग्ज़ाम का डिटेल डिस्कस करेंगे. अब हमने अभी तक समझा कि CUET एग्ज़ाम में क्या सब होगा, किस तरह से जो है हम लोग हमको सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो हमने डिस्कस कर दिया. अब CUET एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कब से कब तक स्टार्ट होगा, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, पैटर्न क्या, सब कुछ डिस्कस करेंगे. ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो. ठीक है, 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो. ठीक है, वेबसाइट का नाम क्या होगा? CUET.samarth.ac.in. ये ऑफिशियल वेबसाइट होगा. ये जब ये 1 या फिर 2 अप्रैल को ही जो है ये
ओपन होगा। अभी आप इसको अगर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, ये 2 अप्रैल को ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी डिटेल मैं आपको अपने चैनल के थ्रू ही बता दूंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब देखो पैटर्न समझते हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये जो एग्जामिनेशन होगा इसमें 4 सेक्शन होंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। लेकिन सेक्शन 1 को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेक्शन जो है 4 है टोटल। ठीक है, तो सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है। सेक्शन 1B में आपको 19 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है। सेक्शन 2 में से आपको एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम आपको 6 सब्जेक्ट चूज करना है। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताऊंगा। आप मिनिमम 1 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर कट वीडियो को अच्छे से देखो ताकि आपका सारा डाउट्स जो है इसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो, तो 27 सब्जेक्ट में से आप मिनिमम 1 ले सकते हो, मैक्सिमम जो है 6 ले सकते हो। जनरल टेस्ट जो है सबके लिए सेम है। ठीक है, जनरल टेस्ट जो है इसका पैटर्न सबके लिए सेम होगा। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। देख लो, नॉट मैंडेटरी। चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको हर एक सेक्शन का जो है टेस्ट देना पड़ेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है चूज करना होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए अप्लाई करते हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए मान लो अप्लाई करते हो। ठीक है, तो मान लो वहाँ पे आप सिर्फ इंटीग्रेटेड जो है BA BEd या BSc BEd के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें जो उसका क्राइटेरिया होगा, फॉर एग्जांपल उसमें बोलेगा कि एक लैंग्वेज लो और इसमें एक सब्जेक्ट लो और जनरल टेस्ट, इस तरह से अगर बोलेगा तो आपको बस उसी हिसाब से देना है। अगर वहाँ पे बोलेगा कि आप 1B वाला सेक्शन से कुछ लेने का कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं ले सकते हो। मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं अपना मतलब एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होने वाला या फिर एग्जैक्टली ऐसा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो है मतलब वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा और उसी के बेसिस पे आप जिस तरह से प्रेफरेंस भरते हो, आप एक प्रेफरेंस भरोगे ना, आप जितने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे अलग अलग प्रेफरेंस भरोगे, तो प्रेफरेंस जो आप भरते हो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका जो है पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका एडमिट कार्ड में वहाँ पे लिखा होगा कि इतने सेक्शन में आपको एग्जाम देना है, एग्जाम का टाइम इतना होगा। मैं पहले आपको ब्रीफली बता देता हूँ, डिटेल में आपको बताऊंगा हर एक जो यूनिवर्सिटी को मतलब जब आता रहेगा ना इसी चैनल के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो है प्रोस्पेक्टस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है मैं बताऊँगा। देखो, सबसे पहले ब्रॉड फीचर हम देखते हैं CUET एग्जाम का 2022 के लिए। मतलब अगर हम सारे सेक्शन को देखेंगे तो क्या क्या हमको देखने के लिए मिलेगा, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कितने आएंगे और क्वेश्चंस के टाइप क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, सब कुछ देख लो। देखो, 2 सेक्शन लैंग्वेज के लिए है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 डिफरेंट लैंग्वेज आएंगे, 13 डिफरेंट लैंग्वेज आएंगे। ठीक है, तो अगर ये दिया होगा मैं आपको दिखाया तो 13 डिफरेंट लैंग्वेज क्या क्या है, तो 13 डिफरेंट लैंग्वेज आर दीज। ठीक है, ये सब 13 डिफरेंट लैंग्वेज है। क्या क्या है, तमिल तेलुगु, ठीक है, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम मराठी गुजराती उड़िया बंगाली आसामीज पंजाबी इंग्लिश हिंदी उर्दू। ठीक है, ये 13 लैंग्वेज है। और लैंग्वेज 2 में 19 लैंग्वेज है, उसमें से आपको एक लेना है। वो क्या है, फ्रेंच स्पेनिश जर्मन नेपाली पर्शियन इटालियन अरबिक सिंधी कश्मीरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली मणिपुरी संथाली तिब्बतन जापानीज रशियन चाइनीज। अब आप देखो, किसी को अगर इंटीग्रेटेड BEd करना है, ठीक है, किसी को लैंग्वेज में ये सब मतलब आपको नॉर्मल जो कोर सब्जेक्ट वो पढ़ना है, इंटीग्रेटेड BEd कर रहे हो या फिर आप जो बायोलॉजी या ये ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब पढ़ रहे हो, तो आपको ये जो 19 लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट मेरे हिसाब से शायद आपको इसका एग्ज़ाम ना देना पड़े। अगर आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में जो है आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो शायद आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझो। बहुत बच्चे मुझे अभी तक मतलब व्हाट्सएप में मैसेज पूछ चुके हैं कि सर हम इसमें क्या लें, इसमें से कौन सा लैंग्वेज चूज करें। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इंटीग्रेटेड BEd लेते हो या फिर आप केमिस्ट्री अकाउंटेंस ये सब में से किसी एक को लेते हो तो आपको ये जो लैंग्वेज का 1B सेक्शन मतलब 19 वाला लैंग्वेज से कोई लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर इसमें से कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर आपका करियर आगे बढ़ाना चाहते हो तो शायद इसमें से लेना पड़ेगा, नहीं तो इसमें से शायद मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपको मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ शायद
मतलब जब थोड़ा और हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा। लेकिन आप अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं लेते हो, अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो ये आपको शायद नहीं देना पड़े। ठीक है, क्लियर। तो 1A और 1B दोनों में 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। 50 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आपको 40 अटेंड करना है। इसका मतलब 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं ईच लैंग्वेज में। तो अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करते हो तो 1A में भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे 40 क्वेश्चन के लिए, 1B में भी आपको 45 मिनट मिलेंगे, कितने 40 क्वेश्चन के लिए। मैं एज्यूम करता हूँ कि हमको जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं लेना है और ये शायद हमको जो है नहीं देना पड़े। एज्यूम करते हैं ऐसे, आप समझ जाओ सब कुछ, लेकिन एज्यूम करते हैं कि ये हमको ना लेना पड़े। तो अगर फर्स्ट सेक्शन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं ब्रीफली आपको समझाना चाहूँगा तो सेक्शन 1 में यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एग्ज़ाम का पैटर्न अपने हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है। सेक्शन 1 में हमको कितने क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ कितने 50। टाइम कितना है 45 मिनट। ठीक है, ये आप थोड़ा नोट डाउन करते रहना। क्वेश्चंस कितने यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कितने रहेंगे 40 करना है आपको आउट ऑफ 50। ठीक है, 45 मिनट्स आपको मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन ये है। ठीक है, अब सेक्शन ए हम समझ लिए, सेक्शन जो 1 समझ लिए, सेक्शन 1B में हमको नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 2 के तरफ। सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। ओके, ए कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एज डिजायर्ड बाय एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़। अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे। मिनिमम देखो, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे अगर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed या BA B.Ed लेना है, इंटीग्रेटेड BA B.Ed या फिर BSc B.Ed मुझे लेना है तो मुझे क्या सब्जेक्ट चूज करना होगा, 6 सब्जेक्ट में क्या क्या चूज करूँगा, ये भी बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आपको 6 सब्जेक्ट लेना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कितना है 27 है। क्या क्या है देख लो, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब कुछ। ठीक है, ये बायोलॉजी वाला चीज़ है। बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, देन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब। इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी और जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, NCC, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड ये सब, कमर्शियल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट अलग है, और उसके बाद ड्रामा। ठीक है ना, ये सब आपका 20। संस्कृत लास्ट में आपका संस्कृत है, संस्कृत में आप ये सब ले सकते हो। तो मान लो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड BA B.Ed या BSc B.Ed लेना है तो क्या आपको यहाँ में 6 सब्जेक्ट लेने का कोई ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट ले सकते हो। वो क्या होगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मैं आप सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे, मेरे हिसाब से अगर कुछ अगर चेंज होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यही पैटर्न रहने वाला है। अगर आपको इंटीग्रेटेड B.Ed चूज करना है तो आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं, बाकी का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है सब चूज करना है। आप सिर्फ क्या चूज करोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। लेकिन मान के चलो आपके मन में डाउट होता है, या फिर आप जो है सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, अगर आप चाहते हो कि और भी मेरे पास कोई ऑप्शंस रहें ताकि अगर मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब इंटीग्रेटेड B.Ed में ना हो तो मैं कोई और मतलब कर सकता हूँ, तो आप क्या करोगे इस केस में? तो मैं बता रहा हूँ, देखो, अगर आपको सिर्फ जो है इंटीग्रेटेड B.Ed ज्वाइन करना, आप टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन कोई क्या है कि कोई 12th के बाद दे रहे हो तो फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है, बायोलॉजी ले सकते हो, इसमें भी आप ऑनर्स कर सकते हो। उसके बाद आगे जाकर 2 ईयर B.Ed करने का सोच सकते हो। जिनको टीचिंग फील्ड में जाना है बिल्कुल भी आप इंटीग्रेटेड B.Ed से ना भटको, 2 ईयर B.Ed करने का मत सोचो, मतलब अभी 3 ईयर B.Ed कर लूँ और बाद में फिर 2 ईयर B.Ed कर लूँगा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आगे जाके ये 2 ईयर B.Ed का सिस्टम ही हटा दिया जाएगा NAP 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 ईयर के बाद फिर 2 ईयर B.Ed कर लूँ, मुझे 5 साल में मेरा B.Ed हो जाएगा, ग्रेजुएशन 3 साल में कर लूँगा, ये सब मत सोचो, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो अभी अब जो भी टीचर बनना चाहते हो, ठीक है ना, टीचिंग एग्जाम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड को डेफिनेटली लेना, इसको फोकस करना, इंटीग्रेटेड B.Ed को फोकस करना। अगर आपका और भी मतलब ऑप्शंस देना चाहते हो तो और 5 ऑप्शन अलग अलग इसमें से कोई भी आप दे सकते हो एज पर योर विश।
लेकिन हम क्योंकि सिर्फ बीएड के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे लेते हो। तो यहाँ पे जो हम आपको बता रहे थे सेक्शन 2 अभी आ जाएगा। तो सेक्शन 2 में क्या रहेगा, सेक्शन 2 में यहाँ पे क्या रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर। इंटीग्रेटेड बीएड का बाद में कर रहा हूँ। सेक्शन 1 में आपने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया उड़िया लिया, या फिर आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे लिए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आपने लिया, उड़िया लिया, या फिर आप यहाँ पे जो जितने भी लैंग्वेज यहाँ पे है, आप बंगाली ले सकते हो, आप जो है गुजराती, मराठी, जो भी आपका, उर्दू, ठीक है, इंग्लिश भी ले सकते हो। आप इंग्लिश क्यों नहीं ले सकते, आप इंग्लिश भी ले सकते हो क्योंकि इंग्लिश भी दिया हुआ है। मान लो आपने इंग्लिश लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश को मान लो मैं बोलता हूँ, आप अपने स्टेट का लैंग्वेज या फिर आप इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश आपने लिया, ठीक है। इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, उड़िया ऐसे लिखा जाता है, कुछ कुछ जगह पे मिस्टेक्स होता है, लेकिन इसको एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है। तो ये उड़िया, आप बंगाली, आप कुछ भी ले सकते हो, या फिर मान लो आपने इंग्लिश लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मतलब ईजी करने के लिए बताता हूँ कि आपको मान लो इंग्लिश लिया, इंग्लिश आपने 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन किया, 45 मिनट आपको टाइम मिला। फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड आपने लिया, इसमें आपका कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका आते हैं कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। इसमें भी आपको 40 क्वेश्चन अटेंड करना है, आउट ऑफ कितना, 50। टाइम कितना मिलेगा, यहाँ पे भी शायद 45 मिनट, हाँ 45 मिनट मिलेगा। मान लो सिर्फ आपने एक ही सब्जेक्ट लिया, ऐसा नहीं कि आपको 6 लेना है, सिर्फ एक लिया। अगर 6 लेते हो तो अलग अलग फिर एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक आपने लिया, हर एक के लिए आपको 45 मिनट का एग्जाम रहेगा। मान लो सिर्फ आपने टीचिंग एप्टीट्यूड लिया, तो ये आपका पैटर्न है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम तीसरे जो है सेक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरे सेक्शन जो होगा जनरल टेस्ट, ये सबके लिए होगा, ठीक है। थर्ड सेक्शन है जनरल टेस्ट फॉर एवरीवन। इसमें क्या क्या आएगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन जो है अटेंड करने हैं, 60 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। क्या क्या आएगा इसमें आपका आएगा जो है हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बाद में बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या आएगा, मैं फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है या फिर सिलेबस कहाँ से आएगा वो बताऊंगा। पहले इसमें क्या क्या आएगा देखो। जनरल टेस्ट में आपका जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो क्लास 8 तक आप पढ़ते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 तक मान के चलो, क्योंकि जो आप सीबीएसई में क्लास 8 तक पढ़ते हो वो स्टेट बोर्ड में, कुछ स्टेट बोर्ड में क्लास 10 तक होता है। तो मैं बोलूँगा कि आप क्लास 10 तक का फॉलो करना। इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 75 से आपको 60 क्वेश्चन करना है 60 मिनट में। तो सेक्शन 3 जो है वो क्या, जनरल सेक्शन है। जनरल सेक्शन, इसमें आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 75 में से। टाइम कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट जो है आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो यही आपका पैटर्न है, यही तो हम पढ़ रहे हैं ना ऑलरेडी। बस हम जो आरआईसी के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा इसमें इंग्लिश ऑलरेडी कवर हो रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी कवर हो रहा है हमारा। बस ये जो जनरल टेस्ट जो है, इसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़े, रीजनिंग पढ़े हैं, इसमें बस हमको ऐड करना है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे आरआईसी के कोचिंग लिए हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आरआईसी के कोचिंग में। और जो क्रैश कोर्स भी अगर आप आगे ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत हेल्प इसीलिए मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो हम ऑलरेडी आरआईसी के लिए पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पढ़ना है आपको, जो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ है कि जो आरआईसी के एग्जाम में नहीं है। तो वो ये है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इतना, ये 4 और ये थोड़ा सा ये, ठीक है। तो कुछ चीज़ मतलब इतने अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो आरआई के साथ हम सीयूईटी का भी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। तो आप, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछ रहे थे सर कॉम्बाइन कोर्स आप प्रोवाइड करोगे क्या, ठीक है। तो मैं बताऊंगा सब कुछ, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ सिलेबस कहाँ से आ सकता है। तो जो सेक्शन 1 लैंग्वेज वाला जो है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, ये सब का क्वेश्चन आएगा, वोकाबुलरी, लिटरेरी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं लगभग वैसा है, थोड़ा सा यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा सा मतलब जो आरआईसी के लिए पढ़ रहे हैं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना जो वे ऑफ जो लर्निंग है, उसको थोड़ा सा क्या करना है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को ज़्यादा फोकस करना है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 12 में तो नहीं हेल्प मिलेगा, बाकी सबके लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, अगर कोई और सब्जेक्ट लेते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब 26 अलग सब्जेक्ट लेते हो, एक छोड़ दो, एक में क्या है यहाँ पे
टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 26 के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है उसको फॉलो करना, जो स्टडी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा आरआईसी के लिए, और जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा उसी को ही फॉलो करना, उसमें सब कुछ क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल आपने आरआईसी के लिए लिया हुआ है उसको अच्छे से फॉलो करना, प्लस कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्स्ट्रा जो है कुछ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स जो आरआईसी के अलावा CUCET एग्ज़ाम के लिए, ये सिर्फ CUET फोकस्ड होगा। ठीक है, आरआई के लिए जो आप नोट्स लिए हो ना उसको अच्छे से पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे CUET फोकस्ड हम लोग एक जो है कुछ नोट्स बनाएंगे, उसको फोकस करना है। ठीक है, तो ये हो गया लैंग्वेज इंग्लिश का, यहाँ पे हो गया पहला। यहाँ पे तो आपको इंग्लिश ऑलरेडी मिला हुआ है, इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस बस हमको करना है। तो क्योंकि मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको रीडिंग कंप्रेशन क्वेश्चन कैसे करने हैं, जो हमारे क्रैश कोर्स या फिर पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सुपर 50 बैच के बच्चे, तो प्रैक्टिस कैसे करना है बस मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा, इसमें आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस हम बहुत सारे करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा नोट्स आपको मिल जाएगा, आरआईसी का स्टडी मटेरियल प्लस एक्स्ट्रा नोट्स हो गया ये आपका। और उसके बाद जो है यहाँ पे जनरल टेस्ट जो है, रीजनिंग का तो ऑलरेडी आपको एनफ आपको नोट्स मिल गया है। रीजनिंग का स्टडी मटेरियल में जो है उसी को ही पढ़ना है, स्टडी मटेरियल और क्लास में जो सर देते हैं उसको पढ़ना है। इसके लिए मैं नोट्स प्रिपेयर करूँगा आप लोगों के लिए। इसके लिए देखो, इसमें स्टडी मटेरियल में आपको पढ़ना है, स्टडी मटेरियल में, ठीक है ना, रीजनिंग का। ठीक है, और सर जो आपको क्लास नोट्स देते हैं वो पढ़ना है आपको। एक मिनट, सर जो आपको क्लास नोट्स देते हैं वो पढ़ना है, और यहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। और ये जो है ये दोनों सेक्शन का मैं नोट्स आपके लिए बना लूँगा। ठीक है, अपने टीम हम लोग मिल के आपके लिए नोट्स बना लेंगे इस सब में। तो एक्स्ट्रा कुछ नोट्स लगेगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब ये चीज़ है, अब थोड़ा और डिटेल हम लोग देखते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या पैटर्न मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक और चीज़ देख लो, कितना टाइम का एग्जाम होगा अगर आप तीनों अगर आपको देना पड़ता है मान लो, तो यहाँ पे 90 मिनट्स, यहाँ पे दोनों सेक्शन और जनरल टेस्ट कितना 60 मिनट, इसका मतलब 150 मिनट्स का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। 150 मिनट्स, ठीक है, मतलब 2 आवर 30 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है। 2 आवर 30 मिनट, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है अगर आप ये तीनों पेपर देते हो तो। ठीक है, 2 आवर एंड 30 मिनट्स, क्लियर। तो ये चीज़ है, इतना आपका रहेगा 2 आवर 30 मिनट्स। ये अगर आप इंटीग्रेटेड BA BEd या फिर BSc BEd का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये जो है 2 आवर 20 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपका 80 + 60 कितना होगा? 140 क्वेश्चन टोटल होंगे यहाँ पे। अगर आप ऐसे देखोगे मतलब आउट ऑफ कितना, तो 140 क्वेश्चंस आउट ऑफ कितने हो जाएंगे? 175 से आउट ऑफ आपको जो है 175 से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 140 क्वेश्चन करने हैं। टाइम कितना आपको मिलेगा? तो 150 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। 150 मिनट्स यहाँ पे 2 आवर 30 मिनट्स आपको मिलेगा। 150 मिनट्स में आपको 140 क्वेश्चंस करने हैं। ये पैटर्न हो गया। कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी सबसे स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ए कैंडिडेट कैन चूज ए मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम 1A, ठीक है। आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो और 1B टेकन टुगेदर, ठीक है, दोनों मिला के 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो इसको हमको तो चूज करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हम लोगों को टीचर बनने के लिए। तो 1B तो लेना नहीं है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज हम चूज करेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसमें भी हम लोग सिर्फ मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड चूज करते हैं। बाकी आप कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी आप जो चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी आप कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मान लो आप टीचिंग एप्टीट्यूड ही सिर्फ चूज करते हो तो यहाँ पे एक हो गया, एक सब्जेक्ट, और जनरल टेस्ट 3, ठीक है। 3 चीज़ आपको करना है, ठीक है। फॉर चूजिंग लैंग्वेज अप टू 3 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन B, ए मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल अवेयरनेस अंडर सेक्शन 3, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हिज इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है उसका रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको करना है। अगर मान लो आपका यूनिवर्सिटी बोलता है कि आपको सिर्फ सेक्शन 2 और सेक्शन 3 देने हैं, तो आप सेक्शन 1 को क्यों चूज करोगे, है कि नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो मोड ऑफ टेस्ट जो होगा वो CBT होगा। टेस्ट पैटर्न MCQ होंगे। मीडियम ऑफ जो लैंग्वेज कितने होंगे, ये 13 लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। इंग्लिश में आप दे सकते हो या फिर अपने लैंग्वेज में लाइक उड़िया, बंगाली, इसमें आप दे सकते हो। आप इंग्लिश अगर आपका है तो इंग्लिश, हिंदी में भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है उस लैंग्वेज में आप मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सिलेबस का अगर बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इंग्लिश का ये सब मतलब आपका जो लैंग्वेज का ये सब रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रेशन वाला। सेक्शन 2 का NCERT क्लास 12
का ही सिर्फ सब कुछ रहेगा, क्लास 12 तो ईजी हो गया ना थोड़ा यहाँ पे। ये ईजी क्यों हो गया? अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा कोई कोर सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें सिर्फ क्लास 12 से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा। लेकिन आप अगर आप जो है टीचर बनना है, इंटीग्रेटेड बीएड का एग्जाम देना है, तो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देना है, तो वो भी ईजी है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी मटेरियल दे दिया है। आपको लगभग नॉलेज सब कुछ हो गए होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया है, टेस्ट सीरीज अच्छे से आप दे रहे हो अभी तक, तो ठीक है। और सेक्शन 3 से तो आपको क्लास 10 तक का जो है चीज़ वो सब है, लेकिन अब क्लास 10 का बुक पढ़ के ना आपको इतना एफिशिएंसी नहीं मिलेगा, मतलब फास्ट करने का एफिशिएंसी। तो इसमें भी आप कुछ मतलब रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। जो हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो पढ़ना, और एक्स्ट्रा कुछ रेफरेंस बुक अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, दूसरे किसी वीडियो में मैं आपको कर दूँगा कि क्या क्या रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हो सेक्शन 3 के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, तो ये वाला वेबसाइट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेवल अप क्वेश्चन जो है 12th लेवल तक ही आएगा, ठीक है, 12th बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आएगा। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीड क्लास 12 बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू इजीली, आप आराम से कर सकते हो। डू वेल यहाँ पे बोल रहे हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना है? इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12th to take admission in the current year also, such students would also be eligible to appear in CUCET। अगर पिछले साल आपने दिया था, एक साल का अगर आपने ड्रॉप किए हो, तो फिर भी नेक्स्ट ईयर आप अगर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज क्या होगा वो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो आप चाहते हो वो ले सकते हो। चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये 2 अप्रैल को ही सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और इनका जो ईमेल दिया हुआ है, हेल्पलाइन ईमेल, यहाँ पे ये देख सकते हो, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो डिटेल में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब देखो, अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7327813135। हम लोग दोनों के लिए मतलब RIC के क्रैश कोर्स और CUET के लिए कॉम्बाइन कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो RIC के कोर्स ले चुके हैं उनको जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने हैं मैं आपको बता दूंगा, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल या एक्स्ट्रा जो क्लासेस हम करेंगे बता दूंगा। RIC और CUET दोनों के लिए इंटीग्रेटेड BSc BEd और BA BEd के लिए हम लोग क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मतलब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, इंटीग्रेटेड BA BEd अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको BSc BEd ज्वाइन करना है, ठीक है, तो BSc BEd में PCM और CVZ अगर आपको ज्वाइन करना है, या फिर अगर आपको MSc BEd ज्वाइन करना है RI मैसूरू में, जिसमें आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या मैथ्स में ज्वाइन कर सकते हो, तो ये सब कुछ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना, क्योंकि मैं थोड़ा कॉल हमेशा नहीं ले पाता हूँ। आप व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं डिटेल आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा, फिर आप जो डाउट्स है व्हाट्सएप पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे, फिर जल्द मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।